सो फ्रेंड्स, अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस में, वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें आप देखिए कि दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर भी दो सेट हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इसमें तीन अकाउंट बनते हैं। एक होता है फॉर्म ए, आर ए, फॉर्म ए, पी एल, फॉर्म ए, बी एस। आर ए होता है रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए, पी एल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और बी एस होता है बैलेंस शीट के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस में चलता है फॉर्म ए, और जनरल इंश्योरेंस में भी तीन अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ जो चलते हैं उनका नाम है फॉर्म बी, आर ए, फॉर्म बी, पी एंड एल, फॉर्म बी, बैलेंस शीट। आर ए मतलब रेवेन्यू अकाउंट्स, पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। अब आप समझ लीजिए कि जो आर ए है वो बनता है फॉर ईच सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? मैरिन का आर ए अलग बनेगा, फायर का आर ए अलग बनेगा, और मिसलेनियस का आर ए अलग बनेगा। पी एंड एल सबका एक ही बनेगा। ठीक है। अब इनके फॉर्मेट थोड़े लेंदी फॉर्मेट होते हैं, तो मैं इनको आपको डायरेक्ट बुक से दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि लिख लिख के समझाने में टाइम लगेगा। आप लोग भी इसको अपनी स्टडी में फॉर्मेट जो दिए उनसे लिंक कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टाइम आपका कम से कम लगे और आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। सो वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। देखिए, अब ये जो फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है फॉर्म ए आर ए। तो फॉर्म ए आर ए किसका बताया मैंने? ये बताया लाइफ इंश्योरेंस का, यानी कि हम लाइफ इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा? प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न में प्रीमियम रिसीव्ड ऐड करेंगे, इसमें री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, फिर री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। दूसरा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो भी है ग्रॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिडम इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल, ट्रांसफ़र और गेन ऑन रिवैल्यूएशन और चेंज इन फेयर वैल्यू, फिर अदर इनकम जो भी है। फिर आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर। ये जो शेड्यूल लिखे हैं ये शेड्यूल नंबर हैं 2 और 3। कमीशन का एक नोट बनेगा, शेड्यूल बनेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस का एक अलग नोट बनेगा। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है। अदर देन प्रोविजन अदर देन टैक्सेशन। ओके। फॉर डिमिनिशन इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो रही है तो उसका प्रोविजन, और अदर्स जो भी स्पेसिफाइड करना है। ये हमारे, अब इसके बाद आएगा बेनिफिट पेड जो आपने पे किए हैं, इंटरिम बोनस पेड, चेंज इन दी वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज, ग्रॉस अमाउंट ऑफ री इंश्योरेंस सीडेड एंड एक्सेप्टेड। फिर ESC है, तो सरप्लस क्या आएगा? जो टोटल ए था उसमें से एक्सपेंडिचर और बेनिफिट्स वाला माइनस कर देंगे तो ये सरप्लस आएगा, और इस सरप्लस में से फिर ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर फंड, ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व एंड बैलेंस फंड, ये हम बैलेंस शीट में चले जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं P&L पे।
P&L में जो हमारे रेवेन्यू अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर पैसा आया है वो ये लिखेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो वहाँ नहीं लिए वो यहाँ लेंगे। एक्सपेंडिचर अदर देन दोज डायरेक्टली रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस के हैं वो तो रेवेन्यू में आ जाएंगे, और इसके अलावा जनरल यहाँ पर। फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन का प्रोविज़न, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसके बाद ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फॉर्म ए चल रहा है ये बैलेंस शीट का। इसमें देखिए सोर्स ऑफ फंड में एक आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आपका 5 नंबर नोट शेड्यूल बना है, रिजर्व एंड सरप्लस 6 नंबर। मोस्टली कॉर्पोरेट जो कंपनीज अकाउंट बनाते हैं उसकी तरह ही बनते हैं, बट इनके बस लाइन आइटम थोड़े अलग होते हैं। फिर बोरोइंग्स, पॉलिसी होल्डर फंड, क्रेडिट और डेबिट फॉर फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, पॉलिसी लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस रिजर्व, प्रोविजन फॉर लिंक्ड लाइबिलिटीज, फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रिसिएशन, ये हमारी सारी लाइबिलिटीज आ गई। अब यहाँ से एसेट्स आ जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ फंड, इस फंड का हमने क्या एप्लीकेशन किया, इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर अकाउंट्स, पॉलिसी होल्डर, एसेट्स हेल्ड टू कवर्ड लिंक्ड लाइबिलिटीज, लोन्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन, नेट करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। इस तरीके से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फिर एक कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 रुपये का शेयर है, मैंने 8 रुपये ही कॉल्ड अप हुआ है तो 2 रुपये भी देने हैं। क्लेम अदर देन अगेंस्ट पॉलिसी, नॉट एक्लेज डेट, अंडर राइटिंग कमीशन, गारंटीज गिवन, स्टैच्यूटरी डिमांड्स, ये वो है जो आपकी बेसिकली अभी आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किए हैं, ठीक है। अब आपकी इसमें जो शेड्यूल्स हैं उनको लिख लें। शेड्यूल 1 फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रेन्यूअल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम, ये 3 कैटेगरी दी इन्होंने। कमीशन में कमीशन पेड फर्स्ट ईयर पे, रिन्यूअल पे एंड सिंगल पे। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अब देखिए जब मैं री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करूँगा, मतलब कि किसी कंपनी का री इंश्योरेंस मैंने एक्सेप्ट किया है तो मुझे उस पर कमीशन देना पड़ेगा, और अगर मैं री इंश्योरेंस किसी से कराता हूँ तो उस पर मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है ना, सीडेड पे मिलेगा। चलिए, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज़, ट्रैवल, ट्रेनिंग, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कम्युनिकेशन, लीगल, मेडिकल, ऑडिटर फीस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, अदर्स एंड डेप्रिशिएशन। ये सारे शेड्यूल एडा के बने हुए हैं, इसलिए इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, सीक्वेंस कोशिश करेंगे ऊपर से वैसे ही रखें। इसके बाद शेड्यूल 4 हो गया बेनिफिट पेड का, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम बाय डेथ, क्लेम बाय मैच्योरिटी, ये जो फॉर्मेट दिए इसके हिसाब से भरेंगे। फिर आपका शेड्यूल 5 शेयर कैपिटल का, वही आपका ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, ठीक है। फिर आया 5A पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, ये एडिशनल है कि आपके इंडियन प्रोमोटर कितने हैं, बाहर के कितने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में वही सारे जो रिजर्व्स होते हैं उनको लिखें। इसमें 1-2 स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रिजर्व मिले, जैसे ये लिखा है कैटास्ट्रॉफिक रिजर्व, ये नया रिजर्व नाम आ दिखा रहे। बोरोइंग्स में हमने कहाँ कहाँ से लोन लिए हैं। इन्वेस्टमेंट में हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। फिर इन्वेस्टमेंट के ही फॉर्मेट है ये। अब ये लोन्स हैं, लोन जो मैंने दिए हैं वो आ जाएंगे, फिक्स एसेट्स आ जाएंगी सारी, कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा, और ये एडवांसेस ऑफ अदर एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ। फ्रेंड्स घबराना नहीं है, ये पूरे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस छोटे से आते हैं, बट मैं एक चूँकि बेसिक क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको सारा एक बार नज़र से आपको पता चल जाए इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, अब ये सारे हमारे फॉर्म ए थे। फॉर्म ए का मतलब ये अभी हमने तीनों ये फॉर्म्स देखे हैं,
अब हम फॉर्म बी की बात करते हैं। फॉर्म बी हमारे किसके हैं? रेवेन्यू अकाउंट्स के। चलिए, फॉर्म बी रेवेन्यू अकाउंट्स में ये आ गया फॉर्म बी रेवेन्यू अकाउंट्स। अब ये जनरल इंश्योरेंस का है, बड़ा सिंपल। प्रीमियम अर्न कितना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर्स, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट ग्रॉस कितना है, क्लेम इनकर्ड, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस आ गया। जिस जो भी रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं, फायर का बना रहे हैं तो फायर से, मैरिन का बना रहे हो तो मैरिन से। एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे फॉर्म बी है। अब ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिन जिन से आए हैं, जो मतलब रेवेन्यू अकाउंट से जो आए हैं वो इधर आ जाएंगे। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो वहाँ नहीं ली है, अदर इनकम, यहाँ प्रोविजन सारे, और फिर ये अप्रोप्रिएशंस, और फिर आपकी ये बैलेंस शीट रहेगी। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। शेयर होल्ड कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट्स, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम है जो हमारी। अब शेड्यूल देख लीजिए। प्रीमियम का, प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस सीडेड। क्लेम का भी इसी तरीके से आ जाएगा। फिर कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, फिक्स एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स। आप देखेंगे, जब आप अपनी स्टडी में देखेंगे तो आप पाएंगे फॉर्मेट थोड़े बहुत भी चेंज हैं, बाकी ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे लास्ट आपका हो गया शेड्यूल 15, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये देखे कि हमारे फॉर्म ए आपके LIC के और फॉर्म बी आपके जनरल इंश्योरेंस के हैं। इनको एक बार आप देखिएगा, ज़्यादा इसमें ना तो आप पेन लेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है और हम सिंपल तरीके से ही करेंगे इसे। अगर आप इसको सोचेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो फिर ये वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। थैंक यू।